अस्सलाम स्टूडेंट्स, बात करेंगे टॉपिक नंबर 12.8 के थर्ड पार्ट की, जिसमें हमने एप्लीकेशंस देखी हैं गॉसेस लॉ की। और अब हम फाइंड आउट करने वाले हैं ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स में पाए जाने वाली इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। हमने देखा होगा कि जब भी हम पैरेलल कैपेसिटर्स की बात करते हैं तो कैपेसिटर क्या है, बेसिकली दो प्लेट्स हैं इस तरह से, मेटल प्लेट्स, और इन प्लेट में थोड़ा सा फासला रखा जाता है और दोनों को बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट करके, ये पॉजिटिव से ये नेगेटिव से, और इनके ऊपर चार्ज प्रोड्यूस करवाया जाता है। अब क्या हुआ, जो चीज़ बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच थी वो वाली प्लेट पे सारा पॉजिटिव चार्ज, लेकिन जो नेगेटिव से अटैच थी उस पर सारे पे नेगेटिव चार्ज आ चुका है। जहाँ पे भी चार्जेस मौजूद हैं इट मीन्स वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मौजूद होगी। यही काम हमने यहाँ पे करना है कि टू ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स लेनी है और वहाँ पे मौजूद इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इस तरह से हमने दोनों प्लेट्स को कंसीडर कर लिया। ऊपर वाली प्लेट का भी एरिया ए है, नीचे भी ए है। इसी तरह से ऊपर वाली प्लेट पे सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड करवा दिया गया। तो सबसे पहला पॉइंट है कि हमने टू पैरेलल प्लेट्स को कंसीडर किया, एक्सटेंड होती जा रही हैं, बहुत लंबी हैं और दोनों के ऊपर ऑपोजिट चार्जेस मौजूद हैं, यानी एक के ऊपर पॉजिटिव दूसरे के ऊपर नेगेटिव। इनके दरमियान जो थोड़ा सा गैप रखा गया है उस गैप में कोई मीडियम मौजूद नहीं है, सब कुछ वैक्यूम कर दिया गया है। सो बेसिकली इन दोनों के दरमियान इस टाइम वैक्यूम है। अब चूंकि हमें पता है पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड होती हैं, इस तरह से ये पॉजिटिव चार्ज है और इसकी फील्ड लाइंस आउटवर्ड हैं, जबकि नेगेटिव की फील्ड लाइंस इनवर्ड होती हैं। पॉजिटिव से फील्ड लाइंस निकलेंगी, नेगेटिव में एंटर हो जाएंगी, क्योंकि यही चीज़ बनती है, पॉजिटिव से निकली नेगेटिव में एंटर हो गई। तो यहाँ पे फील्ड मौजूद है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ क्या है ये मालूम करना है। हमने क्या किया, चूंकि गॉसेस लॉ को अप्लाई करना है, गॉसियन सरफेस का होना लाजमी है। एक रेक्टेंगुलर शेप में ये गॉसियन सरफेस को कंसीडर कर लिया। गौर करें तो इसकी जो हमारे पास यहाँ पे इतना पोर्शन है, वहाँ से कोई फील्ड लाइंस पास ही नहीं कर रही। ऐसे पोर्शन में है जो ऊपर की तरफ मौजूद था और यहाँ तो फील्ड ही नहीं थी। बाकी तीन पोर्शन में से एक यहाँ से फील्ड हमें नज़र आ रही है और दो इस तरफ को जो साइड्स हैं वहाँ थोड़ी बहुत हमें फील्ड महसूस हो सकती है। इस वजह से गॉसियन सरफेस को कंसीडर करने के बाद देखा गया कि चार्ज तो स्प्रेड है। जब चार्ज स्प्रेड है, एरिया मौजूद है, तो इस चीज़ का नाम होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिससे क्या पता चलता है कि एक एरिया जो हमने कंसीडर किया हुआ है उसके ऊपर चार्ज पूरी तरह फैला हुआ है, इसको कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब इस सारे डिस्कशन से हमें क्या पता चला, दोनों प्लेट्स पे चार्ज स्प्रेड हो चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मौजूद है। गॉसियन सरफेस कंसीडर करने के बाद देखा गया कि यहाँ पे चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी पूरी तरह से मिल रही है। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि गॉसेस लॉ को अप्लाई करके हम फील्ड को इजीली फाइंड आउट कर लें। तो चलें अब हम फील्ड को फाइंड आउट करते हैं। इस गॉसियन सरफेस को अगर हम ऑब्जर्व करें तो कौन से ऐसे पोर्शन हैं जिसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। यहाँ से इस वाले पॉइंट से तो पक्की बात है, जब फील्ड लाइन पास ही नहीं कर रही इसका मतलब है हम इस पॉइंट पे इंटेंसिटी फाइंड आउट ही नहीं कर सकते। बाकी तीन साइडों में एक ये साइड है, एक ये है और एक ये है। हमने देखा कि जब भी एरिया लिया जाता है उस एरिया का वेक्टर होने का मतलब है उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी, और हमेशा इस एरिया के जो परपेंडिकुलर लाइन बनती है वो एरिया की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। अब ये हमारे एरिया की लाइन तो इस तरह से जा रही थी, जबकि फील्ड लाइन इस तरह है, दोनों के दरमियान 90 डिग्री का एंगल बन गया। फ्लक्स की बात करें, चूंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, एक ही फॉर्मूला से मिल रही है इलेक्ट्रिक फ्लक्स से, जितनी फील्ड लाइन उस एरिया में से पास करेंगे। अब हमने जब इसको ओपन किया तो ई एक कॉस थीटा बन चुका है, ये इस तरह से आ जाएगा कॉस थीटा। थीटा को मालूम किया पहले केस के लिए तो दोनों के दरमियान
90 डिग्री का एंगल बन गया। cos 90 मीन 0, तो पहली साइड का फ्लक्स 0 हो चुका है। इसका मतलब है कोई लाइन यहाँ से पास नहीं कर रही। इसी तरह से अगर इस पोर्शन का देखें, एरिया के परपेंडिकुलरली इसकी डायरेक्शन और फील्ड लाइन जब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है, सेकेंड पॉइंट पे भी हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स मौजूद नहीं होगा। एक ही साइड बचती है। अब इस साइड का ये हमारे पास साइड है और इसका वेक्टर नॉर्मल वेक्टर डाउनवर्ड है, जबकि फील्ड लाइन बिल्कुल इसके पैरेलल है। पैरेलल होने का मतलब cos 0। जैसे cos 0 होगा, मैक्सिमम आंसर 1 शो हो जाएगा। इट मीन्स EA हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक साइड की वजह से आ जाएगा। तो हर साइड के अगर हम फ्लक्स को ऐड करें, ये 0, ये भी 0, और जबकि इस साइड पे हमारे पास कुछ था ही नहीं, सब कुछ 0, सिर्फ और सिर्फ एक साइड का फ्लक्स आ जाएगा जो कि है EA। अब यहाँ पे फ्लक्स तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं, लेकिन गॉसेस लॉ तो अप्लाई नहीं किया। सिर्फ अब हम गॉसेस लॉ को अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमने क्या किया, गॉसेस लॉ को अप्लाई किया। गॉसेस लॉ के स्टेटमेंट के मुताबिक हमारा जो टोटल चार्ज है वो 1/ε0 से मल्टीप्लाई हो जाता है, जबकि अभी फ्लक्स के बारे में बात की गई, पूरे गॉसियन सरफेस में सिर्फ फ्लक्स एक साइड पे मौजूद है और वो EA के बराबर है। साथ ही साथ हमने देखा कि जो Q चार्ज है पूरी तरह स्प्रेड हो चुका है एक एरिया पे, तो इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल की गई, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी के मुताबिक जो चार्ज पूरे एरिया पे स्प्रेड हो चुका था। अब इस चार्ज को हम मालूम करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी जो प्लेट्स हैं वो बहुत बड़ी हैं, एक्सटेंड होती जा रही हैं, कितना चार्ज है मालूम ही नहीं। तो इसके लिए हमने क्या किया, इस Q को सेपरेट कर लिया। यहाँ से ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो गई और हमने इस तरह से मेंशन कर ली। तमाम चीज़ें मौजूद हैं, सिर्फ और सिर्फ गॉसेस लॉ में अप्लाई करेंगे। फाई की जगह EA आ गया 1/ε0 एज इट इज। Q की जगह हमने इसको मेंशन कर दिया। अब यहाँ पे भी एरिया है, यहाँ पे भी एरिया है, मीन्स ये कैंसिल हो गए और हमारे पास ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ चुकी है, जो ये बताती है कि हमारे पास ये डिपेंड करती है मीडियम क्या है इन दोनों प्लेट्स के दरमियान, साथ ही साथ कितना चार्ज स्प्रेड हो चुका है। इसके अलावा हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड नहीं करती कि कैसी सरफेस कंसीडर की गई या आपने यहाँ पे किस तरह से प्लेट्स को रखा हुआ है। तो ये था हमारा टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पैरेलल प्लेट्स के दरमियान किस तरह से फाइंड आउट की जा सकती है।